अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। प्रोग्राम में सबसे पहले आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर, पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री की, पाकिस्तान की एक इस हवाले से कि जो एक बड़े इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे इंटरनेशनल रूट्स के ऊपर, पाकिस्तान की एयरलाइंस की जो परवाज़ें उनको मनसूख कर दिया गया था, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी थी। आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बड़ी अच्छी खबर। यूरोप में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद परवाजों पर पाबंदी का खात्मा कर दिया गया। इस तरह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA, जो कि फ्लैग बेरर है पाकिस्तान की, हमारी अपनी कौमी एयरलाइन, और साथ ही साथ एयर ब्लू, इन दोनों जो कैरियर्स हैं इनको थर्ड पार्टी ऑपरेशंस की इजाज़त मिल गई है। अब ये दोनों जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये दोनों जो हमारी सर्विसेज हैं, एयरलाइन सर्विसेज हैं, ये यूरोप में परवाज़ कर सकेंगी। इस हवाले से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अभी जो है आज वो ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स जो हैं इनके मयार की हर हालत में निगरानी की जाएगी और आइंदा इस तरह की कोई भी चीज़ ना हो कि पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री इंटरनेशनली वो बदनाम हो या इंटरनेशनली इसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लगे तो इससे बचा जाएगा। यानी खबर पाकिस्तान के हवाले से आज 29 नवंबर है। आज के हवाले से आज के प्रोग्राम का एक बड़ा स्पेसिफिक टॉपिक भी मैं यूं कहूँगा कि आज आलमी यौम यकजहती फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन जो इस वक्त हम टोटली देख रहे हैं कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो क्या किरदार उसमें इसको अदा किया जाना चाहिए, कितना उसका किरदार ज़रूरी है, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि जो इज़राइल की नाजायज़ रियासत है ये तख्लीक़ ही अक़वाम मुत्तहिदा के कहने के ऊपर हुई, उनकी इजाज़त से हुई और इसके जो सरखेल थे, इसके जो किरदार थे वो उसमें बरतानिया भी शामिल था और सहयूनी तहरीक भी उस ज़माने की शामिल थी। तो 29 नवंबर 1917 को इजरायली रियासत की इमारत खड़ी की गई और उसके बाद उसी अक़वाम मुत्तहिदा से जो है आलमी यकजहती फ़लस्तीन का दिन भी मनाया जाता है। तो बड़ा यहाँ पे खुद अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार है, इसके ऊपर एक सवालिया निशान है। और फिर ये जो हालिया जंगबंदी इस वक्त हुई है हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के दरमियान, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, जो फ़लस्तीन की आवाम इस वक्त कहाँ खड़ी है, पूरी दुनिया जो है वो किस तरह से देख रही है, ये सब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मंसूर जाफ़र साहब। मंसूर जाफ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ ही साथ हमें डॉक्टर कंदील अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया, जो कि माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है और कायद आज़म यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफ़र साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि ये जो किरदार की बात की जा रही है, अमल दखल की बात की जा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा की इज़राइल जैसी नाजायज़ जो रियासत है उसकी बुनियाद में और अब तक उसका किरदार ज़रा थोड़ा सा डिफ़ाइन कीजिएगा सर। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन मैं समझता हूँ कि इस पूरे कज़िये का अगर कोई मुद्दा है और उसका कोई क्लेम बनता है तो वो बुनियादी तौर पे जो आलमी साजिश हुई इस खित्ते के ख़िलाफ़, ख़ासतौर पर फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, उसमें दो जहतें जो हैं वो खुलकर हमारे सामने हैं तारीख़ के परतों में। उसमें एक तो जो बरतानिया के किरदार है और फिर उसके साथ जो आलमी सहयूनी तहरीक, और इन तमाम को जो एक सनद जवाज़ फराहम की और फ़लस्तीन के कल्ब में एक इसराइल का नासूर जो है वो बोया गया। तो वो अक़वाम मुत्तहिदा ही की मैंडेट और उसकी करारदाद, उसके नतीजे में इस नाजायज़ रियासत का वजूद आया। आलमी जो कवानीन हैं उसमें जो एक रियासत की तारीफ़ की गई है उसमें एक डिफाइंड टेरिटरी जुरिस्डिक्शन होना ज़रूरी है और इसी तरीके से वहाँ की जो आबादी है उसकी राय का भी कोई एहतराम होता है। लेकिन इस मामले में हम देखते हैं कि इस वक्त तक इसराइल की न तो कोई डिफाइंड टेरिटरी है, वो अपने एक एक्सपेंशनर डिज़ाइन पे रोज़े अव्वल से काम करता चला आया है और मुख्तलिफ जंगें हों या अमन का ज़माना हो, उन्होंने यहूदी सेटलमेंट से लेके मशरक़ी बैतुल मक़दस तक जो है वो हाथ साफ कर चुका है। और अब फ़लस्तीनियों को एक लॉलीपॉप देने के लिए मुख्तलिफ अमन माहिदात के नतीजे में उनको कभी ओस्लो, कभी डेटन अकॉर्ड, कभी वाई रिवर अकॉर्ड, इस नौयत की मुख्तलिफ माहिदात में जकड़बंदियाँ करके उनको एक ऐसी कटी फटी नाम नहाद बल्दियाती नौयत की एक रियासत जो है उसका ख्वाब दिखाया गया। लेकिन जब उसकी ताबीर की बात आई तो उस वक्त भी इसराइल और ख़ास तौर पे इसराइल के पीछे जो एक ज़ायनिस्ट मेंटालिटी और ख़ास तौर पे जो यहूदी सोच कार फरमा थी,
उन्होंने अपनी वही रवायती बदअहदी उसका मुजाहरा किया और फ़लस्तीनियों के साथ किए गए वो माहदात के जो एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से उन्होंने आलमी बरादरी के सामने किए थे और ख़ुद उसमें अमेरिका जो है वो ब्रोकर के तौर पे और गारंटर के तौर पे शामिल रहा है। वो तमाम के तमाम माहदात जो हैं उन्होंने दीवार के साथ दे मारे और फिर फ़लस्तीनियों ने अपनी जो मज़ाहमत का प्रोजेक्ट रोज़ अव्वल से, चाहे वो ब्रिटिश मैंडेट के ख़िलाफ़ उनकी जद्दोजहद हो या उसके बाद जो मुख्तलिफ इंतफादा के मराहल, चाहे वो पहली इंतफादा है, दूसरी इंतफादा है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस उन्होंने एक दिन के लिए भी तर्क नहीं किया। कतई नज़र उनके इसके उन्होंने इस पूरे मज़ाहमत के प्रोजेक्ट के साथ साथ पूरे सियासी अमल में भी शिरकत की। और हमास, जिसको आज अमेरिका और उसके इत्तेहादी दहशतगर्द तंजीम कहते हैं, उसने 2006 में यहाँ पे 75% पार्लियामेंटेरियन विक्ट्री हासिल की, लेकिन उनकी उस हुकूमत को एक दिन के लिए भी नहीं चलने दिया गया और उसके खिलाफ रोज़े अव्वल से ये साजिशें जो है ये सवाल जरा मैं रखता हूँ सर ये डॉक्टर कंदील की तरफ रखता हूँ। डॉक्टर साहब, ये इसका मतलब फिर ये हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा, हम चाहे वो कश्मीर के हवाले से बात हो, फ़लस्तीन के हवाले से बात हो, लेकिन यहाँ पर अग़यार के जो मफादात हैं उनका दिफा किया जाता है। प्रिसाइसली अगर बात करें, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो मुसलमान दुनिया के ऊपर इस वक्त मुसीबतें हैं, उनको सरफ नज़र किया जाता है। तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो प्लेटफॉर्म है वो तो उससे तो कोई किसी किस्म की खैर की तवक्का करना फिर एक सही ला हासिल है। जी बिल्कुल, आपने क्या फरमाया कि जो ड्यूअल स्टैंडर्ड्स हैं उसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा अपना एतमाद और एतबार बहुत पहले खो चुकी है। जब कश्मीर या फ़िलिस्तीन का मसला आता है या मुसलमानों को कोई भी मसला आता है, वहाँ तो उनके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन जब वो बड़ी ताकतों के मफादात की बात आती है तो उन्हें उनकी हमायत करनी पड़ती है। इसी वजह से दुनिया का एतमाद अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ी हद तक उठ चुका है। लेकिन जहाँ तक सह्यूनी हुकूमत का मसला है, मैं समझता हूँ कि इसकी बेस ही एक ग्रेटर इजराइल की जो पॉलिटिकल और मिलिट्री डॉक्ट्राइन थी उसकी बेस पे आगाज़ हुआ। और जब इस सह्यूनी हुकूमत को कायम किया गया तो ये तवक्को की जा रही थी कि बड़ी तेज़ी के साथ ये अपने साइज़ को बड़ा करेगी। यानी सबसे पहले उन्होंने फ़लस्तीनियों के इलाकों पर कब्ज़ा किया और मकबूजा फ़िलिस्तीन में जब यानी एक सह्यूनी हुकूमत कायम हो गई तो उसके बाद हमें पता है कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इन तमाम मुल्कों के कुछ ना कुछ हिस्सों पर भी सह्यूनियों ने कब्जा कर लिया और तकरीबन तमाम हमसायों के साथ उनका एक झगड़ा चल रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से जब मुज़ाहमत का आगाज़ हुआ और ख़ास तौर पर हमास का आगाज़ हुआ तो उसने साबित कर दिया कि ना सिर्फ ये कि सह्यूनी एक ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, बल्कि इस वक्त उनको अपने सर्वाइवल का फिक्र पड़ गया कि क्या हम जिंदा भी रह सकते हैं या नहीं। क्योंकि हमास ने जिस तरीके से मुज़ाहमत की, उसके बाद हिजबुल्लाह की मुज़ाहमत सामने आई और फिर साथ साथ गुज़श्ता 2-3 सालों में हमने देखा कि हुतीज़ यमन से खड़े हो गए और इराक से पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट या हश्द शाबी के ग्रुप सामने आ गए। यानी पूरे खित्ते में एक मुज़ाहमत का आगाज़ हुआ जो रेजिस्टेंस ब्लॉक बना है। इसके बाद ना सिर्फ ये कि सह्यूनी हुकूमत को अपना ग्रेटर इजराइल का मंसूबा बिल्कुल भूल गया, बल्कि अब वो अपने सर्वाइवल की फिक्र में है। और मेरा ख्याल ये है कि उनके जो आलमी सतह पर हिमायत हो रही है उनको भी इस वक्त ये रियलाइज हो गया है कि इस वक्त इजराइल का वजूद को बचाना ही उनके लिए मुश्किल हो। मंसूर जाफर साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आप क्या देखते हैं? ये जो जंग बंदी, आर्जी जंग बंदी मेरे ख्याल से 2 माह के हवाले से बात हुई है, 60 रोज़ की, हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान, ये जंग बंदी जो है किसके लिए एक ब्रीदिंग स्पेस है? इजराइल जो है वो इस वक्त कहाँ पर खड़ा है? और ख़ुद हिजबुल्लाह, उसका जो नुकसान हुआ, इससे पहले 2006 के एपिसोड में भी हमने देखा था कि उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म किया। तो क्या आप समझ रहे हैं कि ये थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर मिल जाएगी दोबारा हिजबुल्लाह को? इसमें मैं समझता हूँ जो इस बेनिफिशरी हैं इस पूरी जंगबंदी के, वो हिजबुल्लाह तो यकीनन इनडायरेक्टली उसका बेनिफिशरी हो सकता है, लेकिन जो असल इसके बेनिफिशरी हैं वो लबनान के और ख़ास तौर पे जनूबी लबनान के वो अवाम हैं कि जो इसराइल की इस जारहीत के नतीजे में अपना घर बार छोड़ के अपने ही मुल्क के अंदर पहले तो वो जैसे कहना चाहिए इंटरनली डिस्प्लेस हुए, फिर उसके बाद जब उनके मुल्क का तूलो अर्ज जो है वो गैर महफूज हो गया, हत्ता कि सेंट्रल बैरूत तक इसराइल की जारहीत का जो है वो
यानी सिलसिला वसी हो गया, तो वो वहां से शाम की तरफ हिजरत कर गए। और शाम, आपके इल्म में है कि वो पहले ही एक जंगज़दा मुल्क है, वहाँ पे पहले ही मसाइल का एक अंबार है, और उस वजह से वो वहाँ पे भी सेटल नहीं हो सके, क्योंकि तारीखी तौर पे ये जो पूरा खित्ता है ये बिलादुश शाम कहलाता है। ये एक ही मुल्क हुआ करता था। ये तो इस्तेमार की साजिशों के नतीजे में और फिर बंदर बांट के नतीजे में इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और उनका वो जो एक यूनिफाइड स्टांस था या जो एक स्ट्रेंथ थी उसे ख़त्म किया गया। और उसी का नतीजा है, उसी का शाखसाना है कि आज आप देख रहे हैं कि लबनान जो है वो भी जंग की आग में जल रहा है, फ़लस्तीन भी जंग की आग में जल रहा है। हाँ। और इसके शोले जो है वो शाम और हत्ता के इराक और यमन तक जो है वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो ये इस वक्त जो बेनिफिशरी हैं, वो मेरी राय में तो कम से कम वहाँ पे जो अवाम हैं वो हैं, लेकिन यकीनन हिजबुल्लाह भी इस पीरियड ऑफ लल जो है इसका बेनिफिशरी हो सकता है। और उसने ये साबित किया है कि उसने इसराइल की जारहियत के दिनों में भी, और ख़ास तौर पे उस वक्त के जब उसे लीडरलेस करने की बड़ी मुनज़्ज़म कोशिशें और साजिश की गई, पै दर पे उनकी जो मरकज़ी क़यादत है और उनकी जो ख़ास तौर पे अस्करी उनकी जो लीडरशिप थी उसको जिस अंदाज से तहक़ीक़ किया गया, तो उसके बावजूद हिजबुल्लाह की तरफ से जिस अंदाज से दलेराना हमले इसराइली अहदाफ पर और ख़ास तौर पे तल अबीब तक और उनके हैफा और उशदूद, यानी खुद इस वक्त जो नेतन्याहू का अपना घर है वो भी उनकी चांदमारी के नतीजे में जो है वो यानी निशाना बना। तो जिससे जो अभी डॉक्टर कंदील साहब बात कर रहे थे कि खुद इसराइल को और इसराइल के इस सहयूनी प्रोजेक्ट को लाने वाले, उन्हें खुद अपनी एग्जिस्टेंस के जो है वो लाले पड़े हैं। और उसमें मैं समझता हूँ डॉक्टर कंदील साहब, तेल का काम, जी डॉक्टर जी अब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, मुकम्मल कीजिएगा अपना फिक्र। जी, जो जलती पे जो तेल का काम किया है वो इस वक्त जो आलमी फौजदारी अदालत है उसकी तरफ से इसराइली लीडरशिप, वैसे वजन बराबर करने के लिए उन्होंने हमास को भी इंक्लूड कर दिया है, अगरचे उसके बारे में खुद उनका दावा है कि मोहम्मद अदैफ जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं वो तो इस शायद दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसमें इस वक्त नेतन्याहू को जो इस वक्त दुनिया में आइसोलेशन का सामना है वो कहीं ट्रेवल नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है खासतौर पे मज़ाहमत के प्रोजेक्ट की, और बिलखुसूस इसका जो सेहरा है वो हालिया जंग में हमास और हिजबुल्लाह के सर जाता है। ओके जी डॉक्टर कंदील, अब इस सूरत हाल को ज़रा शिफ्ट करते हैं गज़ा और हमास की जानिब, क्योंकि यहाँ पे तो एक जंगबंदी का मुआहदा हुआ है इस वक्त हिजबुल्लाह के साथ लेबनान के अंदर। इसका असर वहाँ पर क्या पड़ेगा? क्या वहाँ पर जो पेशकदमी या जो जारियत है, जो बर्बरियत है इजराइल की, उसमें कुछ कमी आएगी? वहाँ पर हालात बेहतर होंगे? देखिए, इजराइल का जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसमें तवील जंग का वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और दूसरी बात यह है कि उनको मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर लड़ने का बिल्कुल आदत नहीं है। यानी ये दो जो चीज़ें हैं इसकी वजह से इस वक्त सहूनी लीडरशिप को मजबूर होना पड़ा है जंगबंदी के ऊपर, और इसका इम्पैक्ट गजा पे भी आएगा और लुबनान पे ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट आ रहा है, और जो वेस्ट बैंक है इस पे भी हमें इसके असरात नज़र आएंगे। अगरचे नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट ये आया कि वो जंगबंदी पर तो राजी हुए हैं लेकिन जंग को खात्मे पर राजी नहीं है, यानी अभी उनकी जंगी जो ज़हनियत है वो अभी भी अपने जहन को इसी तरफ रखे हुए हैं, जारियत करेंगे वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि शुरू की एक जंग जो अरब ममालिक के साथ हुई थी उसको 6 डे वार हम कहते हैं, वो सिर्फ 6 दिन चली थी, और जो 2006 की जंग थी वो 33 या 34 दिन चली थी, और उसके बाद भी उनको सरेंडर करना पड़ा। इस वक्त वो फिलिस्तीनियों को देखें, 1 साल हो गया है कि वो शदीद मुज़ामत कर रहे हैं। फिर हिजबुल्लाह ने पिछले 2 महीनों के अंदर शदीद मुज़ामत की, और इजराइल जो ऑब्जेक्टिव्स लेकर गजा की तरफ गया या लेबनान की तरफ आया, वो ये समझ रहे थे कि चंद दिनों के अंदर हमास को ख़त्म कर देंगे और इसी तरह चंद दिनों के अंदर हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म करके हिजबुल्लाह से भी छुटकारा पा लेंगे। लेकिन दोनों तरफ उन्होंने देखा कि एक तरफ तो ना सिर्फ ये कि हमास और हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं कर सके, बल्कि उनको जो सपोर्ट पहुँचाने वाले यानी अमेरिका और यूरोपीय ममालिक थे, और एक तो उन पे मुआशी दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, और दूसरा जो रेड सी से वो सारा पहुंचा रहे थे सपोर्ट, वो भी जो लबनान के हुतीस थे उनकी कार्रवाई की वजह से बंद हो गया। इस वक्त इजराइल के जो मिलिट्री डिपो हैं असलहा के, वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि अभी जंग के बादल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर और डॉक्टर कंदील अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखना यह है कि आगे चलकर
जो इस वक्त जो बाइडेन जाते जाते जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते और डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के आने के बाद इस पूरे मामले पर, इस पूरी इक्वेशन पर, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, यकीनन वक्त इसका बेहतर फैसला करेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जिसने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड इस वक्त तोड़ दिए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में पॉलिटिकल फ्रंट पे इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल रही, और इस बीच में हमने देखा कि कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो पाकिस्तान की फाइनेंशियल सेक्टर से, पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट से आई, जहां पाकिस्तान का जो बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स है उसने 1 लाख का संगे मील जो है वो उबूर किया। 100,000 प्लस मार्केट जो है वो इंडेक्स पाकिस्तान का गया, और इस वक्त आज भी जो क्लोजिंग है तकरीबन 1,01,357 पे इंडेक्स ने क्लोज किया। एक अच्छे डिसेंट वैल्यू के साथ और अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट इस वक्त मौजूद है। ऐसा क्या हुआ कि इस वक्त जहां पे सियासी तौर पर इतना इंतशार और इतनी गैर यकीनी सूरत हाल, तो ऐसे में पाकिस्तान की मईशत में क्या बेहतर हो रहा है जिसका रिफ्लेक्ट हमारी कैपिटल मार्केट्स के ऊपर हुआ, ये जानेंगे एहसन मेहनती से, जो कि डायरेक्टर हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट जिस तरीके से आगे बढ़ी हैं, और बजा तौर पर इसे परफॉर्मेंस वाइज वर्ल्ड सेकंड बेस्ट मार्केट कहा जा रहा है, मेन क्या वजूहात हैं इसकी एहसन, इस रैली की? आई थिंक कि जो इस वक्त हमें पॉलिसी रेट की जो नेक्स्ट मंथ अनाउंसमेंट होगी, आई थिंक कि वो एक मेजर ट्रिगर मार्केट के लिए बना है, क्योंकि जाहिर है इस वक्त हम 15% डिस्काउंट रेट पर हैं, और जो 11% पर है वो उसमें इस्लामिक सुकूक जो है वो ट्रेड हो रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। तो आई थिंक कि जो पोटेंशियल है वो ये है कि आगे पॉलिसी रेट कम होगा, जिसकी वजह से जो है वो लोग इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे, तो इस पर स्पेकुलेशन मौजूद है। साथ में हमने देखा कि जो गवर्नमेंट की जो अपोजिशन थी, उसकी PTI की जो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हुई है कैपिटल के अंदर, तो आई थिंक कि वहाँ से ट्रिगर जो मार्केट का मेजर आया, आई थिंक कि वो इंटरेस्ट रेट पर आकर जो है वो हमने देखा कि वो अभी आगे जो कम होंगे उसकी स्पेकुलेशन है। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड गिर रही हैं, अगर आप उसको ट्रेजरी बॉन्ड्स की यील्ड देखें, और काइबोर भी गिर रहा है, तो आई थिंक कि वो चीज़ इंडिकेट कर रही है कि लोग इंटरेस्ट रेट के जो एनवायरनमेंट है, यानी कि बॉन्ड्स हैं, उससे लोग इक्विटी मार्केट का रुख कर रहे हैं, और आई थिंक कि इसका मोमेंटम कैरी ऑन है। और ये जब हम देख रहे हैं कि आगे अर्निंग सीजन भी आएगा, ईयर एंड भी होगा, तो आई थिंक कि जो पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट है वहाँ से बात शुरू होगी, और वो ईयर एंड क्लोज पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ओके, अच्छा, अब ऐसे में जो ट्रू रिफ्लेक्ट इकोनॉमी का, वो भी बताइएगा। ज़ाहिर है कि पॉलिसी रेट कम हुए तो कर्जा थोड़ा सा सस्ता होगा, और जो एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है वो थोड़ा सा इनकरेज होगा इसमें। लेकिन किस हद तक ये कहा जाता है कि जनाब आपकी जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो किस हद तक ट्रू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है आपकी इकॉनमी की? क्योंकि आपकी जो इकॉनमी के चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। एनर्जी कॉस्ट आपकी जगह इस वक्त प्रॉब्लम कर रही है, फिर टैक्सेशन के जो मामलात हैं वो पाकिस्तान में टैक्स टू GDP गो कि वो नॉमिनल सा इजाफा हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप उसके अंदर मौजूद है। फिर प्राइवेटाइजेशन काउंटर के ऊपर, फिर पाकिस्तान की जो डेट लायबिलिटीज हैं, जिस तरीके से उसको अरेंज करना है, चाहे वो फॉरेन हो या डोमेस्टिक हो, और साथ ही साथ जो ये बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जो इश्यूज हैं, तो सिर्फ महज 8-10 पॉइंट की 1000 पॉइंट्स की रैली जो है वो क्या पूरी काया पलट सकती है, या जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, ये यू आर राइट कि ये जो रिफ्लेक्शन है टुवर्ड्स द इकोनॉमी, ये कोई कैपिटल मार्केट के अंदर जो है चंद कंपनियां होती हैं, वो जाहिर है वो GDP के कंट्रीब्यूशन मेजर नहीं है। पाकिस्तान का $300 बिलियन का GDP है। आई थिंक कि कंपनीज के अंदर कोई मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स GDP तो नहीं होता, लेकिन जाहिर है ये रिफ्लेक्टिव होता है। एक रिफ्लेक्ट हमें नजर आ रहा है कि कुछ सेक्टर्स हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल्स जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि वहाँ की प्राइसिंग के इश्यूज गवर्नमेंट ने सॉल्व किए, रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। इस तरह से ऑयल सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि सऊदी इन्वेस्टमेंट मोस्ट प्रॉब्ली जो है रिकोडेक के बाद आ सकती है, तो जाहिर है उसमें हम देख रहे हैं कि ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा। फिर इसके बाद बैंकिंग सेक्टर पे जो इस वक्त स्टेट बैंक की जो रीसेंट जो सर्कुलर निकला है, उसके अंदर जो है वो मिनिमम जो प्रॉफिट रेट्स उनको देने पड़ते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को नहीं देने पड़ेंगे। तो आई थिंक ये बैंकिंग सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर है।
साथ में ऑयल सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर है, फार्मास्यूटिकल्स नहीं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर की आपने बात की, एमडीआरस की आपने बात की, बट बैंकिंग सेक्टर ने जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाया था, जो आप समझ लें कि स्काई रॉकेटिंग प्रॉफिट था, वो उनके इंटरेस्ट इनकम के ऊपर था, जो 22-23% पॉलिसी रेट था उसके ऊपर उनका था। तो अभी तो वो डाइल्यूट हो रही है ना सारी चीजें। देखिए बिल्कुल जाहिर है, ये तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर, जिस तरह से मिनिमम प्रॉफिट रेट जो अब उनको नहीं देना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन को, तो वहां पर जाहिर है उनके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो कम वो दे सकते हैं, और जो मार्केट बेस्ड रेट्स हैं वो दे सकते हैं। सेकेंडली उन्होंने कैपिटल गेन भी काफी ज्यादा, यानी कि स्टॉक मार्केट जो बढ़ी तो जाहिर है उसका बेनिफिट भी बैंक्स को हुआ है। तो ना सिर्फ ये कि वो रेट के कम होने की वजह से उनको जाहिर है वो इनकम नहीं होगी, उनके स्प्रेड्स कम होते हैं, बट कैपिटल मार्केट की जो इनकम होती है जाहिर है वो उनको बुक करनी है, और उसमें रिजल्ट्स उनके रिकॉर्ड, यानी कि काफी ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो इस बार आप देखे जाएंगे जो 31 दिसंबर का क्लोज होगी। और उसकी वजह ये है कि आगे हमने अर्निंग्स को भी ट्रिम होते हुए देखना है, यानी कि कम होते हुए देखना है। उसकी वजह आपने तो एक पहली बता दी कि इंटरेस्ट रेट, तो जाहिर है बैंकिंग अर्निंग कम होगी, आगे ऑयल प्राइसेस कम है हमें नजर आ रहे हैं, तो ब्रेंट क्रूड की प्राइस कम भी है, तो ऑयल सेक्टर के रिजल्ट्स पे इंपैक्ट आएगा। There are so many ifs and buts, Ahsan, there are so many ifs and buts, they all related to the political certainty और uncertainty जो है वो इसके ऊपर सबसे ज्यादा हावी रहती है, वो ज्यादा उसका दारोमदार होगा सियासी अदम इस्तेहकाम या इस्तेहकाम का। जी बिल्कुल, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है थोड़ा सी पॉलिटिकल नॉइज कम भी है, तो आई थिंक कि जो ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि अर्निंग्स अगर अच्छी आई तो मार्केट के अंदर सपोर्ट रहेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट भी देखा जाएगा, लोकल भी जाहिर इन्वेस्टर आएंगे जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक इस हिसाब से मुस्बत तरीके से हमें देखना चाहिए। हमारे $500 बिलियन हमें मिले एडीबी की तरफ से भी, और फिर जाहिर है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। आई थिंक कि बहुत सारे जो फंडामेंटल्स हैं, रेमिटेंसेस का, एफडीआईज, आप एक्सपोर्ट्स नंबर देखिए, वो सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि पाकिस्तान हैव कम आउट ऑफ दैट अनसर्टेनिटी, और इस वक्त अब डायरेक्शन यही है कि ग्रोथ की तरफ, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ नेक्स्ट फेज में जो है आईएमएफ को लेकर जो है वो हमें जाना है। और आई थिंक वो इट्स ओनली पॉसिबल कि जब हम इंटरेस्ट रेट को कम करें, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो आई थिंक ये हमें प्रोग्रेस भी जो है वो नजर आएगी पक्के से। बहुत बहुत शुक्रिया ahsan मेहनती हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त मईशत के जिस तरीके से आगे बेहतरी की जानिब चल रहे हैं और उसको वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स के अंदर। बहुत सारी ये है कि ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहें विद पॉलिटिकल कंसल्टेशन और सियासी इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान में रहे, तो न सिर्फ पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स बल्कि पाकिस्तान की जो रियल इकॉनमी है वो भी ग्रो करेगी। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जायजा लेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा और पाकिस्तान के पास क्या मुमकिन स्ट्रेटजी होगी, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ रहेगा, ये सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बर्रे सगीर पाको हिंद में क्रिकेट को लाइफलाइन समझा जाता है और इस वक्त चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों के जो क्रिकेट लवर्स हैं और पूरी दुनिया के, वो फोकस इस वक्त किए हुए हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जो कि पाकिस्तान में होना है। पाकिस्तान उसका होस्ट है और 19 फरवरी से 9 मार्च के दरमियान ये मेला सजना है। लेकिन सारा जो एक प्रॉब्लम आ रहा है कि भारत पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजना चाह रहा। इस वक्त आईसीसी का इजलास, आज एक हंगामी इजलास हुआ और वो बेनतीजा ख़त्म हुआ और इस वक्त खुद आईसीसी जो है उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो इस वक्त किस तरह से इस मामले को सुलझाए। पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी बात हुई, लेकिन पाकिस्तान ने सख्ती से, उसका बड़ा सख्त स्टांस है इसके ऊपर कि पाकिस्तान के पास वोटिंग इस वक्त जो होस्टिंग राइट्स हैं, तो पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर ही इन मुकाबलों का इनेकाद करना चाहेगा। क्या वजह है, इंडिया क्यों नहीं आ रहा, ये जानेंगे। इस वक्त नई दिल्ली से हमारे दोस्त चंद्रशेखर लथरा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। चंद्र, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्यों इतनी मायूसी है, क्यों हम ये सुन रहे हैं कि जनाब इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा ये मैच खेलने, और आपका जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी ये कह रहा है कि जनाब हमारी हुकूमत जो है वो इजाज़त नहीं दे रही। ऐसा क्या मसला हो गया है पाकिस्तान में चंद्र? देखिए, दुख की बात है, मैं तो कहूंगा इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन, क्योंकि 21 में जब आपको ट्रॉफी दी थी तो हम सिग्नेटरी थे, हमने आपका साथ दिया था और सभी लोग चाहते थे कि पाकिस्तान की जो
जो क्रिकेट में है वापसी होनी चाहिए, वहां सभी टीम्स को टूर करना चाहिए। और 2021 के बाद इफ आई एम करेक्ट, हर एक टीम वहां पर गई है, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी, श्रीलंका, सभी टीम। और खासकर श्रीलंका का जाना मेन वाज कि उन्हीं पर अटैक हुआ था। जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे नहीं समझ आता कि एक सियासी तौर पर तो हमारे ठीक है कि हमें प्रॉब्लम है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल तो मुझे समझ नहीं आता। आप एक बार कर चुके हैं, दूसरी बार आप करवाना चाहते हैं, आप 2 बार हमारे पास आ चुके हैं, हम क्यों उसको रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहते? ये बड़े दुख की बात है। यही तो मसला है ना। क्या इस वक्त वहां पे क्या सेंस प्रिवेल कर रहा है? आप लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं? क्योंकि 2 दफा आया और फिर हाइब्रिड मॉडल, मतलब फिर तो इस तरह तो ये ना होने वाली बात है ना। फिर तो हम छोड़ दें, फिर इसका मतलब है कि हालात खराब ही रखने, फिर छोड़ दें क्रिकेट को और सारी चीजों को। ये तो आगे बढ़ के आप खेलों के थ्रू जो है जनाब एक डिप्लोमेसी होती है। और फिर आप तो सिग्नेटरी भी थे, फिर उसके बाद जब होस्टिंग राइट्स मिल रहे थे उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। दुनिया भर की टीमें, वही बात जो आप कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं समझा जा रहा आपकी गवर्नमेंट की तरफ से इस इश्यू को? देखिए, यहाँ पर जो हमारी जो गवर्नमेंट है, थोड़ा राइट विंग गवर्नमेंट है, और उनके जो नंबर 2 मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह, वो ही इज द होम मिनिस्टर। और वो इतने पावरफुल हैं कि उन्हीं का बेटा जो है कि जो हमारा सेक्रेटरी है, जो अब पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट चेयरमैन बनने वाले हैं, जय शाह जी, 2 दिन के बाद वो अब दुबई में बैठना शुरू कर देंगे। तो कोई ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत क्रिकेट में माहिर है या बहुत क्रिकेट की उनको नॉलेज है। वो वहां पर इसीलिए है क्योंकि वो एक ही सन ऑफ ए वेरी पावरफुल मिनिस्टर। पहली चीज। अब दूसरा क्या है कि पहले क्या होता था कि बीसीसीआई और गवर्नमेंट में बहुत अच्छे से 2009 में जब इलेक्शंस थे हमारे, तो उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी थी। तो आईपीएल की पूरी जो उठा करके पूरी बारात को हम लोग साउथ अफ्रीका ले गए थे, और उस वक्त पे डिफरेंट माहौल था, गवर्नमेंट्स डिफरेंट थी। आज क्या है, सब कुछ ऊपर से आ रहा है। और नेचुरली जब राइट विंग गवर्नमेंट्स है तो एक माहौल तो इस तरह का है कि पाकिस्तान तो दुश्मन देश है हमारा। तो जब दुश्मन देश में अगर हम जाएंगे तो फिर इलेक्शंस में फर्क पड़ेगा। 2 इलेक्शंस अभी खत्म हुए हैं हमारी स्टेट के, बहुत बड़ी स्टेट महाराष्ट्र के। तो मुझे उम्मीद थी कि इस इलेक्शन के बाद शायद थोड़ी बर्फ पिघलेगी, थोड़ा प्यार मोहब्बत जगेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ सिग्नल देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अब आगे जहां हम बैठे हैं दिल्ली में, इसके भी इलेक्शन है जनवरी में, तो नेचुरली फिर फरवरी की तैयारी पहले से ही शुरू करनी होगी, वो माहौल बनाना होगा। यानी वो एंटी पाकिस्तान चंदर, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव, एंटी पाकिस्तान, फिर वो तो सियासत हो गई ना। अब आप मुझे ये बताइए कि तो हो रही है। नहीं, अजित शाह की आपने मुझे बताया कि इस वक्त वो बीसीसीआई को हेड करते हैं, और 2 मेरे ख्याल से दिन बाद दिसंबर में जो है वो 2 दिन के बाद वहां चले जाएंगे। तो बड़ा प्रेशर नहीं होगा उनके ऊपर? उनका हुकूमत का प्रेशर होगा या फिर ये क्रिकेट को आगे बढ़ाने का प्रेशर होगा? दोनों तरफ से प्रेशर होगा उसके ऊपर। तो फिर आप कभी दुबई गए हैं? बस बिल्कुल। अच्छा, कभी जब नेक्स्ट टाइम जाए ना, तो मेरे कहने पर जो वहां पर आईसीसी की पट्टी लगी हुई है ना दुबई में, जो उनका बोर्ड लगा हुआ है, कभी उसको ना एक हिला करके खुरच करके देखिएगा। ऊपर कागज पे लिखा हुआ है आईसीसी, उसको थोड़ा सा खुरचेंगे तो नीचे बीसीसीआई लिखा हुआ है। वो गुलाम है हमारे। आईसीसी कुछ नहीं है। एक पहले किसी टाइम पे अंग्रेजों ने हुकूमत की, फिलहाल भारत की हुकूमत है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, तो ऐसा उसके सरगना जो नेचुरली जो सबसे बड़े टॉप के चेयरमैन बन करके जा रहे हैं, तो उसके बाद तो मुझे वैसे भी उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद थी बस इस इलेक्शन के बाद इमीडिएटली कि शायद बर्फ पिघले और हम जाने के लिए हाँ करें। खासकर जब से जयशंकर साहब गए थे हमारे, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका बड़ा इस्तेकबाल हुआ, उनका बहुत रेड कारपेट वेलकम हुआ। और वहां जब तक वो रहे थे एक अच्छी बातें ही सामने आ रही थी, वो बातचीत हो रही थी, आगे ट्रेड्स की भी बात हो रही थी, थोड़ा खोलने की बात हो रही थी दोनों मुल्कों में ट्रेड्स की, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी वापस आए, कहते हैं ना कि एक अपना जो फॉर्मेलिटीज करके यहाँ करके वो भी चुप हो गए, वो भी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे। यानी बीसीसीआई जो इतना जड़ों में बैठा हुआ है, फिर आईसीसी की अपनी कोई शनाख्त नहीं है, वो लेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त चल रहा है। लेकिन देखें, हमसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की है, तो एक वाइस पाकिस्तान से कहीं ज्यादा जो क्रिकेट लवर्स वो इंडिया में हैं, तो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। मतलब एक खेल है, खेल तो आपको याद होगा, जावेद मियांदाद, और कितना आपको याद होगा शारजा का वो मैच भी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो क्रिकेट के लवर्स हैं, जो शायकीन है, उनकी तो डिमांड कुछ और होगी ना। ये कहां सियासत में फंसा दिया है हुकूमत ने, इंडियन गवर्नमेंट ने? देखिए, जनरल पब्लिक की बात करें
जनरल कोई भी, मुझे लगता है क्रिकेट लवर जो क्रिकेट कम भी देखता है उससे भी बात करें, सभी लोग चाहते हैं हम पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान हमारे पास आए। हर एक आदमी चाहता है कि हमारी वो बायलैटरल सीरीज शुरू हो। वो एशेज जो इसकी बहुत शोर मचाते हैं, उस एशेज से 10 गुना बड़ी तो इंडिया पाकिस्तान सीरीज थी। उसके जो लोग देखने वाले, उसमें स्पॉन्सर्स, हर तरफ मनी स्पिनर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर एक कंट्री, साउथ अफ्रीका ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज उनके देश में हो। यानी कि इतना पैसा वो भी कमा जाएंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान वहां पर टेस्ट खेल लें, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन बस फिर मैंने वही कहा ना कि इस टाइम पे हालात ऐसे हैं कि फिलहाल मुझे जो लग रहा है और जिस तरह का सियासी माहौल है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है। अगर जाएगा तो शायद सभी वेलकम करेंगे। लोग वाघा बॉर्डर आपको खोलने पड़ेंगे, गेट को थोड़ा चौड़ा सर हम तो ऑप्शन दे रहे हैं ना, हम तो ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई एक मैच खेल के वापस आ जाएं, फिर वापस आके खेल लें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास, लेकिन वो इसरार है कि जनाब हाइब्रिड तो मना हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। सर 2 दफा हम आ चुके हैं, आप भी तो आइए ना, आगे बढ़िए। देखिए, पाकिस्तान ने जो करना था वो किया। छोटे भाई के जिस तरह से आप पॉपुलेशन वाइज भी, एरिया वाइज भी, आपने 2 कदम आकर के हमारे यहाँ पर खेला, 2 बार आए और एक यहाँ पर आपको बहुत प्यार दिया गया। आपकी टीम को जो हम रेड कारपेट देते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई देता होगा, बहुत प्यार देते हैं। आपने किया, बारी हमारी थी कि बड़े भाई को भी एक कदम तो चलना चाहिए एटलीस्ट। अगर आपको नहीं भी वहां रहना है, अगर आपको कोई सिक्योरिटी इशू है, चंडीगढ़ या अमृतसर से आपका सिर्फ 15 मिनट की फ्लाइट है, तो आप जाकर के फिर वापस आ सकते हैं, जो कि ऑप्शन थी। बट ऐसा माहौल नहीं लग रहा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नई दिल्ली से चंद्रशेखर लथरा मौजूद थे। और यकीनन मायूसी होगी अगर इस वक्त भारत अपनी इस रविश से नहीं हटा, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बार फिर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो हैं, उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया है कि होगी सीरीज़ तो पाकिस्तान में ही होगी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल जो है उसको फॉलो नहीं करेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।